दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। और आज कोई अलग मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी, इस वजह से ध्यान से इस रिपोर्ट को देखिए। मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें इसी के अंदर है। दोस्तों, ईरान और अज़रबैजान बिल्कुल भिड़ने की कगार पर हैं। अज़रबैजान ने ईरान को धमकाया भी है और ज़ोरदार तरीके से आड़े हाथों लेकर काफ़ी ख़तरनाक बयान ईरान के ख़िलाफ़ दे दिए हैं, जिससे अब एक बात क्लियर हो गई है कि ईरान और अज़रबैजान के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। दूसरी तरफ आपको ये बात शुरू में ही डालना चाहता हूँ दिमाग में कि अज़रबैजान शिया बहुल देश है, जहाँ पर शिया समुदाय के ज़्यादा लोग हैं, 85% वहाँ शिया हैं। और ईरान भी पूरी की पूरी तरह एक मुस्लिम कंट्री और शिया बहुल देश है। अज़रबैजान और ईरान है तो मुस्लिम देश, लेकिन अज़रबैजान यूरोप लाइफस्टाइल जीता है और ईरान के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब अज़रबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव ने जो बयानात दिए हैं, उससे दोनों के रिश्तों में तल्खी पैदा हो सकती है। अब सुनिए, अज़रबैजान ने, जो अज़रबैजान के प्रेसिडेंट हैं इल्हाम अलीयव, इन्होंने ये कह दिया है कि मैंने पिछले 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम किया है ईरान के, लेकिन अब जो इब्राहिम रईसी हैं, ये जो सरकार है, ये सबसे सख्त सरकार है और अभी तक हमारे रिश्ते ईरान के साथ कभी ख़राब नहीं हुए। इस सरकार की वजह से ख़राब हो रहे हैं। ये जो सरकार आई है, इसने अज़रबैजान के ख़िलाफ़ काम किया और हमारे बॉर्डर पर 2 बार ड्रिल करके हमको डराने और धमकाने की कोशिश की। वहीं पर इसी को दिखाने के लिए, ईरान को दिखाने के लिए और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमें भी बॉर्डर पर ड्रिल करनी पड़ी और हमने ड्रिल करके ईरान को ये पैगाम दिया कि हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बयान आपको सुना रहा हूँ जो इल्हाम अलीयव ने कहा है, जिसके बाद मामला बिगड़ सकते हैं। छोटा मोटा बयान होता है तो बात अलग होती है, लेकिन कोई देश जब किसी देश पर बड़ी टिप्पणी कर देता है तो मामला बड़ा हो जाता है। अज़रबैजान ने ईरान के ख़िलाफ़ ये भी कहा कि ईरान आर्मीनिया का साथ देता है और हमारे ख़िलाफ़ रहता है। डबल पॉलिसी हमारे ख़िलाफ़ चल रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इल्हाम अलीयव ने एग्ज़ाम्पल दिया कि हमारे देश में जो दूसरे स्कूल हैं, विदेशी स्कूल हैं, वहाँ पर हम उन्हीं देश की भाषा में उनको पढ़ाते हैं और उनके देश में जो अज़रबैजान के स्कूल हैं, उसमें अज़रबैजान और उनके देश की भाषा पढ़ाई जाती है। ठीक इसी तरह से आर्मीनिया में जो ईरानी स्कूल हैं, उसमें ईरान की भाषा पढ़ाई जाती है और ईरान में जो आर्मीनिया के स्कूल हैं, वहाँ पर आर्मीनिया की लैंग्वेज है। लेकिन बात अगर हमारी हो रही है तो अज़रबैजान के जो लोग रहने वाले हैं, उनके लिए ईरान के स्कूल में अज़रबैजान की भाषा नहीं है, जबकि हमारे मुल्क में ईरान की भाषा है। ये दोगली पॉलिसी ईरान की क्यों है? इससे साफ जाहिर है कि ईरान हमारे ख़िलाफ़ है। बयानात दोस्तों काफ़ी लंबे चौड़े हैं, लेकिन इल्हाम अलीयव ने क्लियर कट कह दिया है कि हम ईरान से नहीं डरेंगे। Lazım olarsa bir də göstərərik. İstədiyimizə nail olarıq. Bunu herkes bilir. Və bizim sərhədimizdə Ermənistana dəstək olaraq hərbi təlim keçirənlər də bilsinlər. Bizi heç kim qorxuda bilməz. Və Ermənistan yaxşı. बहरहाल दोस्तों, अब आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता ही चुका हूँ कि दोनों मुस्लिम हैं, दोनों शिया समुदाय के ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। अब दोनों देश भिड़ रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के मुसलमानों पर गलत इम्प्रेशन जाएगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो ईरान अज़रबैजान से चिढ़ रहा है, जो अभी बिल्कुल मामला ख़राब हो रहे हैं, वो एक वजह यह भी है कि जो अज़रबैजान है
वो इजराइल का समर्थक है। दिमाग में आई बात? इजराइल जब आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग चल रही थी तो सबसे ज़्यादा हथियार तुर्की ने अजरबैजान को नहीं, तुर्की ने तो अपना ड्रोन दिया था, ड्रोन की पूरी फैक्ट्री खोल दी थी कि लो जितने मर्जी। लेकिन जो दूसरे हथियार थे ग्राउंड पर इस्तेमाल होने वाले और फाइटर जेट, वो अजरबैजान को लगातार इजराइल प्रोवाइड करवा रहा था। दोस्तों, ये एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से अजरबैजान के साथ कंफर्टेबल ईरान नहीं होता। ईरान को ये डर रहता है कि अजरबैजान और इजराइल बिल्कुल एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर हैं। ऐसा ना हो कि अजरबैजान के साथ मिलकर इजराइल कुछ गलत कांड कर दे। इसी वजह से 1 साल पहले भी ईरान ने अजरबैजान को ये बात कही थी कि आपके क्षेत्र में अगर इजराइल आएगा और इजरायली सेना होगी तो हमारे बॉर्डर के लिए ख़तरा होगा और हम बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री तैनात करेंगे और अजरबैजान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। वहीं दोस्तों, बात करें अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव की, तो इल्हाम अलीयव यानी अजरबैजान आर्मीनिया के साथ पीस टॉक करने वाले थे, शांति की बात करने वाले थे, अमन की डील करने वाले थे। ऐसे में अजरबैजान के प्रेसिडेंट भड़क गए हैं और उन्होंने कह दिया है कि मैं ये पीस टॉक नहीं करूंगा। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि फ्रांस आर्मीनिया के साथ है और इस पीस टॉक में अगर फ्रांस शामिल होता है तो हम ये डील नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे। और पता ये चला कि इमैनुअल मैक्रोन यानी सफ़ेद शैतान इस डील में शामिल हो रहा था, जिसको देखते हुए इल्हाम अलीयव ने पीस डील से मना कर दिया। उधर यूएन के चीफ ने क्लियर कट कह दिया है दोस्तों कि ईरान बुरी तरह से ह्यूमन राइट का उल्लंघन कर रहा है और पूरी तरह से ईरान के कोने कोने में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो कि काफ़ी घातक और आने वाला वक्त ईरान में ख़तरनाक है। वहीं दोस्तों, एक पूर्व खिलाड़ी ईरान का फुटबॉलर गफूरी उनका नाम है, उनको गिरफ्तार कर लिया है ईरान ने इस इल्ज़ाम में कि ईरान के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहे हैं इन्होंने उसको समर्थन दिया था। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि बर्लिन यानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन में बैठकर कुछ लोग ईरान पर गलत तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर यह है कि तुर्की और ईरान के एनवॉय को इराक ने समन किया है, क्योंकि तुर्की और ईरान लगातार पीकेके को निशाना बनाकर इराक और सीरिया में लगातार हमले कर रहे हैं। इससे पहले बात कुछ आगे बढ़ती, यूएन को पहले ही ईरान ने लेटर लिखकर अपना बचाव किया है कि हमने इराक में हमला क्यों किया था। वहीं ताज़ा जानकारी आपको ये भी देता चलूं कि इराक के बॉर्डर पर ईरान अपने भारी भरकम टैंक और हथियार तैनात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जंग की तैयारी चल रही है। बात करें अब फीफा वर्ल्ड कप की, तो दोस्तों ईरान हार गया था, आपको मालूम है, लेकिन उसमें हाईलाइट ये था कि ईरान के उन फुटबॉलर्स ने मैच शुरू होने से पहले नेशनल एंथम का बाइकआउट किया था, जिसके बाद उस मैच को वो हार भी गए। अगला मैच ईरान का वेल्स कंट्री से हुआ, जिसमें ईरान जीत गया। जी हाँ, 0-2 से ईरान जीता। ईरान के पॉइंट्स 2 और उसका 0 रह गया, जिसके बाद ईरान को अच्छी खासी जीत हासिल हुई। और इस दौरान जो फुटबॉलर्स थे, इस बार इन्होंने नेशनल एंथम गाया था, बाइकआउट नहीं किया। तो ईरानी मीडिया में, यूरोपीय मीडिया में ये बात चलने लगी, ट्रेंड करने लगी ईरान के समर्थकों के द्वारा कि ईरान के खिलाफ जो खिलाड़ी थे और नेशनल एंथम नहीं गाए थे तो हार गए। अब नेशनल एंथम गाया, अपने अंदर का जो देशभक्त है वो जगाया,
तो जीत गए। इन सभी के बीच तुर्की काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और काफ़ी मजबूत हो रहा है। अब बड़ी खबर ये आई है कि तुर्की और कतर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद तुर्की के अंदर कतर $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे तुर्की को काफ़ी बड़ा फ़ायदा पहुंच सकता है। वैसे तो ईरान की कोई औकात समझता नहीं, ईरान को डरा हुआ और कमज़ोर दिखाया जाता है यूरोपियन मीडिया के द्वारा, लेकिन यहाँ पर ईरान का भौकाल इस तरह से आप समझ सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ईरान का समर्थक नहीं हूँ मैं, वरना ईरान में जो हालात चल रहे थे दूसरे तथाकथित जर्नलिस्ट की तरह मैं भी चुप रह जाता, मैंने सब आपको दिखाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यह भी एक फैक्ट है कि सोचिए कि अगर ईरान कमज़ोर है तो नई खबर यह है कि पूरी दुनिया की सबसे ख़तरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मानी जाती है मूसाद। अब मूसाद के बड़े अफसरों को ख़तरा है, जान का, सिक्योरिटी का ख़तरा है। तो देखिए, इजराइल की ही मीडिया में ये बात आ गई है, मान लिया है इजराइल ने कि मूसाद के बड़े बड़े लीडरों को ईरान का ख़तरा मंडरा रहा है, जिसके चलते हुए उनकी सिक्योरिटीज़ को बढ़ा दिया गया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरी दुनिया की इसमें बड़ी खबरें हैं, मत छोड़िएगा इस रिपोर्ट को। अब जिसने छोड़ दिया नुकसान हो गया। बेंजीवीर यानी इजराइल का आरएसएस का चीफ समझ लीजिए। बेंजीवीर एक ऐसा नेता है जो मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बात करता है, और इसके बयानात में से कुछ ख़ास बयान ये है कि जिसमें इसने कहा है कि फ़िलिस्तीनियों को मिटा देना चाहिए, सबको कत्ल कर देना चाहिए। ऐसे शख्स को नेतन्याहू की सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर का रोल ऑफ़र किया है। अगर इस रोल को वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फ़िलिस्तीनियों के हालात और भी बिगड़ जाएंगे। वहीं दोस्तों, कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया की नज़रें वहाँ पर मौजूद हैं, पूरी दुनिया से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में इजराइल के कुछ यहूदी लोग भी पहुंचे हैं। एक व्लॉगर है, यहूदी है, वो पहुंचा, उसने सोचा कि वहाँ जैसे दुनिया में मेरी इज्जत होती है वहाँ होगी, लेकिन वहाँ उल्टा हो गया। वहाँ जितने अलग अलग जॉर्डन, इजिप्ट, अलग अलग देशों से, सऊदी अरब, जितने भी उधर से लोग आए थे, उन सबसे उसने मुलाकात करी और सेल्फी कैमरा से वो बातचीत कर रहा है, उनसे व्लॉग बना रहा है, और बहुत प्राउडली उसने बताया कि आई एम फ्रॉम इज़राइल। तो भाई साहब, उसके बाद जो दूसरे लोगों का रिएक्शन था ना, भाई साहब देखने लायक है। देखिए, ये है इजराइलियों की इज्जत। Israel. Where is Israel? I have Israel. Only Palestine. No, this is Israel. Palestine. What? Jordan? No, Palestine. I'm from Israel. We want to do peace. Oh. Palestine. I love Palestine. In Germany, how much you hate Jewish? Free Palestine! For Israel. Yeah, I'm Israeli. No, free Palestine. Tunisia. Tunisia is the best. Obvious, man. Where are you from? Israel. No. What? Saudi, fuck me. You like Saudi? Yeah. And Palestine? Yes. And Israel? No. Argentina. But you lost to Saudi yesterday. Si. So you're from Israel. I can teach you how to beat Arabs. Where are you from? Who do you support here? לא ניקית אצלי פעם? Divorce was not good for you, static. Qatar, enjoy it. And how much you pay FIFA for this חלטורה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. तो ये हाल है यहूदियों का। पूरी दुनिया में चाहे ये कितने ताकतवर हो जाएं, इज्जत हासिल नहीं कर सकते। इस बीच में पाकिस्तान में उथल पुथल के दौरान पाकिस्तान के नए अमरीकी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए हैं तुर्की। जी हां, और तुर्की पहुंचकर काफ़ी सारी डील्स तुर्की के साथ भी कर सकते हैं, और तुर्की भी इस वक्त अमेरिका की बात मान रहा है। अमेरिका भी पाकिस्तान पर मेहरबान है। इस वक्त पाकिस्तान के दोनों हाथ पैर घी में हैं। बड़ा फ़ायदा
पाकिस्तान को हो सकता है। इन सबके बाद बड़ी खबर तालिबान सरकार की तरफ से आपको बता दूं, तालिबान ने अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज जो ईरान में हैं साफ कह दिया है उनसे कि आप प्रदर्शन में शामिल ना हो किसी भी तरह से। यानी तालिबान इस वक्त, तालिबान की जो सरकार है पूरी तरह से ईरान की सरकार का समर्थन कर रही है। इन सब के बीच अमेरिका को बड़ी चपेट पड़ने वाली है, क्योंकि सऊदी अरब चाइना अरब समिट करने वाला है। एक ऐसा समिट होस्ट करेगा सऊदी अरब जिसमें चीन को बुलाया जाएगा और चीन के अलावा जितने देश होंगे वो सब अरब होंगे। यानी चाइना को खास अहमियत, जो अहमियत अमेरिका को कभी मिलती थी, अब वो इज्जत और अहमियत सऊदी अरब चीन को देगा, जिससे ऑब्वियसली सीधी बात है अमेरिका को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। बात चाइना की हो रही है तो चाइना के हालात आपको पता है कोरोना की वजह से काफ़ी खतरनाक, लेकिन हादसे भी वहाँ बढ़ गए हैं। चाइना के एक अपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया, नहीं पता गैस लीक होने की वजह से हुआ या क्यों हुआ, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 9 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। इसी के साथ ब्रिटेन ने ज़बरदस्त पाबंदी चीन पर लगा दी है। चीन के सीसीटीवी कैमरा पूरी तरह से बैन कर दिए हैं। यानी चीन का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ब्रिटेन में सरकारी कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, दफ्तरों में नहीं लग सकता। और अपने लोगों को भी ये गाइड किया है, नोटिस दिया है कि आप चीन के कैमरों को न लगाएं। मॉब लिंचिंग की मिसाल अल्जीरिया ने कायम करी है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए। अल्जीरिया का ही यह व्यक्ति था जिसको 49 लोगों ने मॉब लिंचिंग करके कत्ल कर दिया था, जला दिया था इसको जिंदा। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि अल्जीरिया की सरकार ने उन 49 लोगों को सजाए मौत दे दी है। इसके बाद पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरफ फैल चुकी है। पूरी दुनिया की, मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी बड़ी खबरें इसी रिपोर्ट में दे दी है। एक क्लिक पर सारी खबरें आपको मिल गई। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो लाइक बटन है उसको दबाकर सवाब-ए-दारन हासिल कीजिएगा। जय हिंद।